गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। सो हमारा चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5 जो है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, ये इस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आज हम लोग वर्क से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। क्योंकि हम लोग सभी क्या जानते हैं कि वर्क मीन्स क्या होता है, काम करना। काम को क्या बोल सकते हैं आप लोग? उठना, बैठना, कूदना, या फिर सीढ़ी चढ़ना बोल सकते हैं, किताबें लिफ्ट करना, या कुछ भी। एवरीथिंग इज वर्क, हम लोग यही जानते हैं। तो लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क का अलग ही मीनिंग होता है, वर्क को अलग ही भाषा, परिभाषा या डिफिनेशन दी गई है। तो वर्क क्या होता है आज हम इस चैप्टर में आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में जो आपके बुक में है ऑलरेडी हमने स्टडी करा था कि फोर्स एंड मोशन के बारे में हमने स्टडी करा था। तो उस चैप्टर में हमने क्या पाया था कि व्हेनेवर फोर्स मेक्स ए बॉडी मूव, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या करती है, मूव करती है। तो वर्क इज सेड टू बी डन, वहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वर्क हुआ, काम हुआ। और फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, काम करने के लिए हमें जैसे ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि काम क्या होता है, यानी कार्य क्या होता है, और ऊर्जा क्या होता है, और उसके साथ शक्ति। ये तीनों चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। उसके साथ जो हमारा जो परिभाषा दी गई है, मीन्स डिफिनेशन है, और उसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब यहाँ पर आप लोग को मिलेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वर्क। जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क का मीनिंग होता है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। काम यानी कार्य तभी कहा जाएगा जब एक फोर्स लगाने के बाद वो मोशन में आ जाए। यानी कोई भी काम, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मैंने इसको फोर्स लगाया, ठीक है, ये मोशन में आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कि ये कार्य हुआ। पर नहीं, ऐसा नहीं है। कार्य का मतलब ही कुछ और होता है। जब कोई वस्तु पे बल लगाया जाए और वो मोशन में आ जाए, मीन्स वो यहाँ से, यदि कोई वस्तु यहाँ पर है ए पर, हमने उसको मूव किया, फोर्स लगाया यहाँ से, और ये वस्तु यदि यहाँ पर फिर से डिस्प्लेस कर गई, यानी डिस्टेंस डी से यहाँ से स्टार्ट होकर, इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर इस फाइनल पॉइंट तक पहुँच गई, तब हम लोग कहा जाएगा इस साइंटिफिक लैंग्वेज में कि काम हुआ, यानी कि कार्य हुआ। यदि ये वस्तु हम कितना भी फोर्स लगाएं और यदि ये डिस्प्लेस नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि कार्य नहीं हुआ, ठीक है। जब तक कोई वस्तु डिस्प्लेस नहीं होती है तो हम लोग उसको कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ, ठीक है। तो द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स पर फोर्स लगाने के बाद ये वर्क डिपेंड करता है। एक है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है। दूसरा है क्या कि डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस दिशा में बल लगाया जाए उस दिशा में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। यदि वो डिस्टेंस कवर नहीं करता है तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे क्या कि हम लोग वर्क की डिफिनेशन ये दे सकते हैं कि वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force, that is, फिर से सुनिए कि वर्क डन तभी कहा जाएगा, वर्क डन कहा जाएगा कि इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और जो डिस्टेंस जो लगाया जा रहा है, यानी जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है और उस दिशा में यदि कोई वस्तु मूव कर जाता है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट को ही वर्क डन के नाम से जाना गया, ठीक है। यानी वर्क डन कह सकते हैं कि वर्क डन इज इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी पर एक्सर्ट किया जाता है जो फोर्स, एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में यदि कोई वस्तु मूव कर जाती है तो उसी को ही हम लोग वर्क डन के नाम से जाना जा सकता है। यानी कि वर्क डन को W से हम लोग लिखते हैं, और वर्क डन को लिख सकते हैं क्या कि फोर्स यानी बल इंटू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि F इंटू डी, ठीक है, W इज इक्वल टू F इंटू डी। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे बताया मैंने कि यहाँ पर एक F फोर्स लगाया जा रहा है, माना कि कोई एक फोर्स लगाया जा रहा है जिसका डिस्टेंस है S, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक वस्तु है, यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस वस्तु का इनिशियल बॉडी है, यानी इस वस्तु का इनिशियल पोजीशन है, इस बॉडी का इनिशियल
पोजीशन है, और फोर्स लगाने के बाद ये इसी दिशा में ये बॉडी मूव कर जाती है, ये इसका फाइनल डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो डिस्प्लेस कर गया, ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस कर गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ वर्क डन। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F × S। ठीक है, समझ में आया? यानी कि हुआ कि when a body is moved on the ground by applying force then the work is done against the force। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई फोर्स लगाया जाता है तो वो ग्राउंड के फोर्स के अपोजिट में वो बॉडी मूव कर गया, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं F × S। ठीक है, अब इसका यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, ये समझ में आ गया हो तो हम लोग अब चलते हैं यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, कि व्हाट इज यूनिट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क इज द फोर्स एंड यूनिट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का होता है आपका मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हुआ, यानी वर्क डन का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर, यही हुआ, यानी न्यूटन मीटर हुआ। दिस यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जूल। इसको जूल नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका यूनिट निकाला, इसलिए उनके नाम पर यूनिट रखा गया जूल। ध्यान दीजिएगा, यदि आप पूरा जूल लिखते हैं तो जे यहाँ पर स्मॉल होता है। ठीक है, और यदि आप सिर्फ जूल लिखेंगे तो ये सिर्फ कैपिटल जे होगा, ये मिस्टेक मत करिएगा, इससे मार्क्स कट जाते हैं। जब आप जूल लिखेंगे तो पूरा जूल लिखेंगे तो स्मॉल लेटर जे होगा, और जब इस तरह से सिर्फ जे लिखेंगे तो कैपिटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि द यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जूल। ठीक है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया किसी वस्तु पर टू अ डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, इट्स ऑन डायरेक्शन, अपने ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया गया है, तो उसको हम लोग कहेंगे वर्क इज नोन एज, वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। दैट इज 1 जूल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मीटर। हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिख दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा भी कि द यूनिट, यहाँ पर लिख सकते हैं कि when a force of 1 force of 1 न्यूटन लगाया गया किसी वस्तु पर, तो बॉडी मूव कर गया, मूव्स अ बॉडी through when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 मीटर, यानी 1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया इन इट्स ऑन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया गया, तो हम लोग कह सकते हैं वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर गया, तो हम लोग वहां पे कह सकते हैं कि देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। ठीक है, यह कैपिटल जूल है, 1 जूल। ठीक है, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, यानी 1 जे, कैपिटल जे इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क की जूल ही होता है। ठीक है, जो कि जैसे हम लोग लिख सकते हैं। अब वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट द कंडीशन ऑफ फोर्स टू डू वर्क इज दैट द शुड प्रोड्यूस मोशन इन ऑब्जेक्ट, मोशन होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट में। माना कि अब यहाँ पर कोई एक वॉल है, देखिए यहाँ पर, जैसे कि माना कि यहाँ पर कोई एक वॉल है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक आदमी है, वो वॉल को पुश कर रहा है, पुश किए जा रहा है, बहुत फोर्स लगा रहा है। हम लोग क्या कहेंगे, वो काम हुआ, यानी कार्य हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिशा में उसने बहुत सारा बल लगाया है, लेकिन वो उस दिशा में वो
वॉल मूव नहीं किया, माना कि जरा सा भी इसमें थोड़ा भी यदि फर्क हुआ होगा तो वो हमें जो दिखाई नहीं देता है वो भी नेग्लिजिबल है, मीन्स उसको भी मान्य नहीं है। तो जो कहने का अर्थ यही है कि जिस दिशा में बल लगाया जाए और वो बॉडी उसी दिशा में मूव कर जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि वर्क इज डन। ठीक है, ये समझ में आया। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि पृथ्वी की ग्रेविटी से जो अगेंस्ट में उसके विरोध में या कहिए या फिर, तो उसमें क्या वर्क डन होता है। यहाँ पर आज हम लोग अभी वो फाइंड करते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ पुल्स एवरीथिंग। अर्थ का जो फोर्स है वो अपने ग्रेविटी के कारण सभी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस की तरफ। सो इफ वी लिफ्ट अ बुक फ्रॉम टेबल से यदि कोई हम बुक उठाते हैं तो क्या ये वर्क हुआ। वी डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि अर्थ की ग्रेविटी से हम लोग अगेंस्ट में उस बुक को उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर when a body moves when a body lifted vertically upward, यदि कोई बॉडी vertically upward जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, then the force required to lift the body is equal to the its weight। फोर्स को क्या करना पड़ता है, उस बॉडी के इक्वल में उतना ही फोर्स लगा के उसके वेट के अनुसार उतना ही वो फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए। आप लोग ये भी तो नोट किए होंगे ना कि जब सीढ़ी पे चढ़ते हुए आपको ज़्यादा थकावट फील होती है, देन जब आप नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतरते हैं तब, तो नीचे से सीढ़ियों की तरफ उतरते तो कम थकावट फील होती है। क्यों भाई, क्योंकि वो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी अपने सरफेस की तरफ सभी वस्तुओं को खींचती है, अट्रैक्ट करती है, वो नहीं चाहती है। तो जो उसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, अर्थ का ग्रेविटी है, वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जब हम उसके ग्रेविटी के अपोजिट में जाते हैं तो क्या करता है, हमें भारी या थकावट महसूस होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जब कोई वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट में होता है तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। कहने का मतलब यही है कि जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाता है तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, उस बॉडी का वर्क डन। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन in lifting a body is equal to weight of body into vertical distance, यानी जिस डिस्टेंस से वो जा रहा है उसका ये वर्क डन हुआ। W इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अब बॉडी का वेट यदि मान लिया जाए m है, ठीक है, और G है वो ग्रेविटी, अर्थ के अगेंस्ट जो ग्रेविटी है G, ठीक है, और जो हाइट है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। एक वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोगों ने h माना तो हमारा ये फॉर्मूला निकलेगा वर्क डन इज इक्वल टू mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, G is the gravity of the earth and H is the vertical height of the object। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि G is the acceleration due to gravity, जो अर्थ का जो acceleration due to gravity है वो है, H है हाइट है जो वर्टिकल है बॉडी का। तो हम लोग इसको इस तरह से हम लोग इसको फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जैसे एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रही हूँ कि हाउ much work done by a force of 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का कोई फोर्स लगाया जा रहा है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्टेंस 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमेशा याद रखना है कि डायरेक्शन, जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में ही वर्क डन होता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो क्या हुआ, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं,
यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखना होगा कि हाउ मच वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन का एक मूविंग बॉडी पर लगाया जा रहा है थ्रू इट, जो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर की है उसी दिशा में जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा, जो कि हम लोग क्या जानते हैं। यहाँ पर हमें जो जो मिलेगा वही चीज हम लिखेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर ये देखिए फोर्स इंटू, यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहिए, तो यहाँ पर हमारा फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है, फोर्स है 10 न्यूटन। उसके बाद है डिस्टेंस यानी कि 1 मीटर दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, W इज इक्वल टू 10 इंटू 1 यानी वर्क डन निकालना है, यानी कि 10 J, कैपिटल J, ठीक है। ये हुआ हमारा, इस फॉर्मूला से हम लोग ऐसे एक न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं। दूसरा देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर दूसरा एक न्यूमेरिकल लिखा है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 2 kg ऑफ वाटर। एक वर्क डन कैलकुलेट कीजिए जो 200 kg वाटर को लिफ्ट किया जाता है, वर्टिकली लिफ्ट किया जाता है, जिसकी हाइट है 6 मीटर। यहाँ पर जी का वैल्यू भी हमें पता है, तो जब जी का वैल्यू दिया हो तो हमें तो जाहिर सी बात है कि हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे हर जगह पर। एफ इज इक्वल टू फोर्स इंटू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ही फॉर्मूला का यूज नहीं किया जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या मिला है, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या है और तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्या कि मास ऑफ वाटर m इज इक्वल टू 200 kg है, जी हमें मिल ही गया है और हाइट भी हमें 6 मीटर मिल गया है। तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, W इज इक्वल टू mgh। m है हमारा देखिए 200, उसके बाद g का वैल्यू है 10 और उसके बाद 6 हाइट है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल गया हमें इतना, क्या मिला, जूल, ठीक है, यानी W इज इक्वल टू मिला इतना जूल, ठीक है। वो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इतना जूल हमें जो मिल गया, सो यही हमारा इसके फॉर्मूले के यूज करके हम ये चीज़ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब ध्यान रखिएगा कि एक बुक को लिफ्ट किया जाता है, फ्लोर से उठाया जा रहा है, तो वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि वर्क डन होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु है लिफ्ट किया जा रहा है, वेट लिफ्टर का तो देखे ही होंगे आप लोग। तो वेट लिफ्टर क्या करते हैं कि उठाते हैं नीचे की से ऊपर की ओर, तो वो क्या हुआ, वो भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ। उसी तरह से यदि लिफ्ट को तो सभी जानते हो, लिफ्ट पे चढ़ते भी हैं, देखे भी हैं, तो वो भी क्या हुआ, वो भी हुआ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वहां पर हमें इस तरह के फॉर्मूले का यूज मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह के फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम लोग ये तो सिंपल सा हुआ। अब हम लोग एक और चीज नया सीखेंगे वर्क डन में, कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, मतलब कोई एक वर्क डन है वो तिरछे है, मीन्स तिरछा मीन्स क्या, ऑब्लिक है, तो वहां पर हम वर्क डन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमें अभी तो सीधे सीधे हमने सुना है, एक तो हमने पढ़ा क्या कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो उसमें वर्क डन क्या हुआ, हम सीधे किसी वस्तु को मूव कर रहे हैं तो उसमें वर्क डन क्या हुआ। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यदि कोई वस्तु पे बल लगाया जा रहा है लेकिन वो एक एंगल बनाता है, मीन्स क्या हुआ कि देखिए सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एक कोई भी मान लीजिए, यहाँ पर एक खिलौना ही मान लीजिए, टॉय मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है या फिर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यहाँ किसी चीज से स्ट्रिंग कर दिया गया है, मतलब उसका ये धागा है या फिर कुछ भी कहिए, एक बहुत मोटा रस्सी है या रोप है, जो भी कहिए, तो उसने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर वो खड़ा है और यहाँ से वो फोर्स लगा रहा है। तो जब वो फोर्स लगा रहा है तो क्या एक जो इसके नीचे से यानी इसके आधार से, इसके बेस से एक एंगल बना रहा है, कौन सा, फोर्स तो हम यहाँ लगा रहे हैं, वस्तु हमारे यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रही है, यानी कि जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ मूव कर गई, फोर्स हमने यहाँ लगा दिया, लेकिन जो दोनों के बीच में एक जो एंगल बना रहा है वो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसका भी उन्होंने बताया वर्क डन बाय अ फोर्स। जब कोई फोर्स इस तरह से लगाया जाए तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है वो बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर जा रही है, तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे। यहाँ फोर्स लगाया जा रहा है तो जो एंगल बना रहा है उसको थीटा मान लेंगे, ठीक है। हम लोग हर जगह पर एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस नहीं करके निकाल सकते, यानी वर्क डन हमेशा एफ इंटू एस नहीं हो सकता है,
क्यों? वर्क डन ऐसे भी हो सकता है जब कोई एंगल बनाता हो, ठीक है, वर्क डन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हमने इसको कैसे कि कोई बॉडी है मूव्स एट एन एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कोई एक एंगल बना रहा है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज देखना है। तो वर्क डन ऑफ द बॉडी इज pulling body is equal to the product of horizontal component of the force and the distance moved by a body। यानी वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा कि वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी को जिस पुलिंग किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉडी। तो माना कि इस केस में हम लोग क्या जानेंगे कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है? एफ है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट का फोर्स क्या है? एफ है, ठीक है। और तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एफ कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? हम लोग सभी क्या जानते हैं कि कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग जानते हैं ना कि आधार बाय कर्ण, ठीक है, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, जो भी कहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें वो भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए एफ कॉस थीटा हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है, यानी कि एफ एस, ये इंटू है, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द, थीटा क्या है? एंगल है उन दोनों के बीच का। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और जो डायरेक्शन ऑफ बॉडी है, जिस दिशा में डायरेक्शन जा रहा है, यानी जिस दिशा में फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी मूव कर रही है, उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। ये हुआ हमारा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे कि यदि कोई वस्तु है, कहाँ पे फोर्स लग रहा है और कैसे वस्तु मूव कर रही है, लेकिन बॉडी को मूव करना पड़ेगा, ठीक है, उसी एंगल से, तभी वहां पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी पर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं कि इस पर हम लोग न्यूमेरिकल कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि कॉस थीटा का जो वैल्यू है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कॉस थीटा का वैल्यू यदि सब जगह अलग अलग होगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मैथ में तो है ही, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, या फिर कहिए तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बस इजी हो जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल बनाना। जैसे हम यहाँ पर एक मैंने न्यूमेरिकल लिखा है कि ए चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर का एक चाइल्ड कोई टॉय कार को खींच रहा है, तो ऑन ए स्मूथ सरफेस पे ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, एंड द एंगल बिटवीन देम इज क्या है कि 60 डिग्री है, यानी कि थीटा का वैल्यू मिल गया हमें और हमें डिस्टेंस एस भी मिल गया। इफ द अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का यदि फोर्स से अप्लाई किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, देन द कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, वेयर एफ हमें मिल गया, एफ इज इक्वल टू है 5 न्यूटन, ठीक है, और एस इज इक्वल टू है 10 मीटर, ठीक है, और हमें एंगल मिला यानी थीटा मिला हमें 60 डिग्री। हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बस पुट कर देना है और तुरंत से निकल जाएगा। 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू यानी कि कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, हम सभी जानते हैं, 0.05 देख लीजिएगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें तुरंत से मिल गया 25 J, ठीक है, यानी वर्क डन हुआ 25 J। बस ये थोड़ा सा याद रखना है। यदि थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमें 90 डिग्री मिलता, तो 90 डिग्री में कॉस 90 का वैल्यू होता है हमारा कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो हमें यहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल 0, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी सिद्धांत पे कार्य काम करता है क्या कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है और अपने माथे पर अपने सूटकेस लेके चल रहा है, या फिर कुछ भी वेट लेके चल रहा है, तो वो क्या, वो जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, देन नो वर्क इज डन,
ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिला, नो वर्क डन, यानी कि वर्क डन 0 हो गया। ये भी चीज ध्यान में रखना है। ये ऐसा क्यों हुआ कि इफ मैन कैरीज अ सूटकेस, सूटकेस को वो क्या कर रहा है, हॉरिजेंटली ले रहा है, तो वहां पर ही डज नॉट वर्क विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में नहीं है, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सूटकेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बिकम्स 90 डिग्री। जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स था और सूटकेस का वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सूटकेस, सूटकेस डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो वो जो 90 डिग्री हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया। क्या है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंबवत होगा, तो वहां पर फोर्स हमेशा, वर्क डन हमेशा 0 होगा। ठीक है, नो वर्क इज डन। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री होने पर 0 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है कि कब चीज कब 0 होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है क्या कि आपने देखा होगा कि वर्क डन 0 कब होता है, तो यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी को सपोज कर लेते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ है, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, गोल 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 गोल। तो इसका क्या है, इसका क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट है, ये यहाँ से चक्कर लगाते हुए फिर इसी पॉइंट पे आ गई, तो यहाँ क्या इसका वर्क डन हुआ। इनिशियल पॉइंट से जब हम अलग हट जाते हैं तभी वर्क डन कहलाता है, यानी कि ये जो इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से ये वस्तु यहाँ मूव कर गई फाइनल पॉइंट की तरफ, तभी वर्क डन हुआ। तो ये जो सर्कुलर पाथ पे जो कोई वस्तु गोल गोल चक्कर लगाती है, या फिर आप भी गोल गोल चक्कर लगाएंगे, तो आपका वर्क डन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वहां वर्क डन 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया क्लियर कि 0 वर्क डन कब होता है। उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन क्या क्या होता है। तो वर्क डन 0 किन किन स्थितियों में हो सकता है, जैसे कि इफ अ मैन कैरेज, जैसे बताया मैंने कि एक आदमी है, कैरेज अ सूटकेस स्ट्रिक्टली हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वो लेता है, और ही डज नो वर्क विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी, उसने कोई वर्क नहीं किया रिस्पेक्ट ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो फोर्स लगा, बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जो फोर्स ऑफ बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी था वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, and the angle between the displacement of the suitcase and the direction becomes, force becomes 90 डिग्री हुआ। तो वहां पर क्या हुआ, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वहां पर वो 0 हो गया, यानी वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, चूंकि हम लोग इसमें ये भी जान सकते हैं कि दो द मैन कैरिंग द सूटकेस हॉरिजेंटली मे बी डूइंग वर्क, वो कुछ वर्क तो कर ही रहा है अगेंस्ट द फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, तो ये तो वर्क कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर वो वर्क नहीं माना जाएगा। क्यों माना नहीं जाएगा, क्योंकि जो फोर्स लगाया जा रहा है वो सूटकेस और डायरेक्शन, जो फोर्स लगाया जा रहा है और सूटकेस का जो उठाया उसने लिफ्ट किया, तो वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल पे हुआ, इसलिए वहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है क्या कि यदि कोई वस्तु है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो क्या हुआ कि फोर्स एक्टिंग ऑन इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स, ये सेंटर पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पर सेंटर ऑफ फोर्स लग रहा है, सेंटर ऑफ फोर्स लग रहा है यहाँ पर सेंटर ऑफ फोर्स, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भी सेंटर ऑफ फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो वर्क डन ऑन द बॉडी मूविंग अ सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो 0, यहाँ पर भी 0 हो गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कोई वॉल है, जैसे बताया पहले ही एग्जांपल में कि वॉल पे यदि वस्तु पर बहुत जोर लगाया जा रहा है, बहुत फोर्स दिया जा रहा है, लेकिन वो वस्तु क्या हुई, वो बॉडी वहां से मूव नहीं की, तो हमने फोर्स तो लगाया पर डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो वहां पर वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हुआ वर्क डन कब कब 0 हो सकता है। ठीक है, सेकेंड है कि पॉजिटिव वर्क किसको कहते हैं, पॉजिटिव वर्क उसको कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु बल लगाने की दिशा में मूव कर जाए, यानी कि इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये वस्तु इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच गई, जिसको हम लोग पॉजिटिव फोर्स कहते हैं, पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। और दूसरा है निगेटिव वर्क डन, किसको बोलते हैं, इस वस्तु माना कि अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, यहाँ इसको किक किया, यहाँ पे किक किया, ये यहाँ गया और फिर रिटर्न में फिर वहीं पे आ गया, तो ये क्या हुआ, इसने मूव तो किया लेकिन रिटर्न में वहीं पे आ गया, तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव वर्क डन हुआ। नेक्स्ट है 0, तो बता ही दिया मैंने कि 0 क्या होता है। तो इस तरह से हमारा ये वर्क डन का
चैप्टर वर्क डन वाला, मतलब वर्क डन का जो केस था वो कंप्लीट हुआ। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, मीन्स इस वर्क डन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।